हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुनील धनवंता IRAS और आपका इस चैनल पे स्वागत है। और आज हम बात करने वाले डेली न्यूज़ एनालिसिस 9 मई ऑफ 2020, जिसमें हम बात करेंगे कि द हिंदू, PIB और राज्यसभा की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उनका हम एनालिसिस देखने वाले हैं। दोस्तों, जो पहली न्यूज़ है वो कोविड-19 से संबंधित है। उसमें बताया गया कि जो 103 डेथ हुई है, साथ में 3390 न्यू केस आए हैं और रिकवरी रेट है वो 29.36। इसका मतलब है कि 3 पेशेंट भर्ती हुए थे कोविड के, उसमें से एक सही होके जा चुका है दोस्तों। इसके अलावा यह बताया गया कि जो 216 डिस्ट्रिक्ट हैं उन्होंने अभी तक कोई भी केस रिकॉर्ड नहीं किया दोस्तों। इसके अलावा जो ICMR है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च दोस्तों, इसने एक नया ट्रायल स्टार्ट किया है। ट्रायल किसका दोस्तों? ट्रायल उसने स्टार्ट की है प्लाज्मा थ्योरी का दोस्तों। हम बात करें तो प्लाज्मा थ्योरी, जो प्लाज्मा ट्रांसप्लांट है दोस्तों, प्लाज्मा ट्रांसप्लांट किसको बोलते हैं? अगर समझें कि कोई कोविड-19 का पेशेंट था दोस्तों, वो सही होकर घर लौट गया, तो उसके अंदर जो एंटीबॉडीज होंगी उनका निर्माण हुआ होगा दोस्तों। जो कोविड-19 है, उसका वायरस है, उसके खिलाफ जो एंटीबॉडीज निर्माण हुई है, उस प्लाज्मा को एक कोविड-19 से संक्रमित व्यक्ति में प्रवेश कराया जाता है और जो एंटीबॉडी जो इसके शरीर में थी वो यहाँ जाके उसको वायरस में लड़ने में मदद कर दी दोस्तों। लेकिन ये ट्रायल है कितना सुरक्षित है और कितना प्रभावशील है, उसके लिए ICMR ने एक रेंडमाइज्ड ट्रायल किया है, फेज 2 ओपन लेबल रेंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल दोस्तों। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इंडिया में अगर कोई भी दवाई होती है या कोई भी टेस्ट होता है, उसको ह्यूमन पे लागू करने से पहले उसका ट्रायल करना जरूरी है दोस्तों। तो यही है कि ये अगर प्लाज्मा थ्योरी सक्सेस होती है तो निश्चित रूप से कोविड-19 को रोकने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और जो ये ट्रायल चल रहा है उसको नेशनल एथिक्स कमेटी से अप्रूवल भी मिल चुका है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नेशनल एथिक्स कमेटी वो कमेटी है जो इंडिया में ऐसी चीज़ें जो एथिकल जो नॉर्म्स है, जो एथिकल मानदंड है, उनको खतरा पहुंचा सकती है। जैसे मान लो आप जेनेटिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक ऐसा बच्चा पैदा कर दिए हो जिनकी अनुमति भारत में नहीं थी, जो एथिक्स के खिलाफ है दोस्तों, तो उसी चीज को अनुमति देने के लिए, ऐसी चीजों को रेगुलेट करने के लिए दोस्तों नेशनल एथिक्स कमेटी है, उनसे इस प्लाज्मा थ्योरी के ट्रायल को अप्रूवल मिल चुका है दोस्तों। उसके बाद मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि बताया गया कि जो पिछले वीक में है दोस्तों, जो तमिलनाडु और पंजाब है उसके केसेज में भारी वृद्धि हुई है, और साथ में जो वेस्ट बंगाल है उसने डेथ में, जो डेथ का परसेंटेज है उसमें उसने काफ़ी भारी आंकड़ा दर्ज किया दोस्तों। तो हम समझ सकते हैं कि इंडिया में अभी भी इसका खतरा बना हुआ है। अगर अगले न्यूज़ की बात करें दोस्तों तो वो है 16 MP के जो मध्य प्रदेश के माइग्रेंट्स थे जो महाराष्ट्र से लौट रहे थे अपने घर की ओर, वो औरंगाबाद में एक रेलवे ट्रैक पे गिरे हुए थे, सोए हुए थे। उसके बाद में उनके ऊपर से मालगाड़ी गुजर गई और दोस्तों उनकी मौत हो गई। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो माइग्रेंट का संकट है वो कितना बड़ा है दोस्तों, और इसकी वजह से कई जाने पहले ही जा चुके हैं। और इसमें बताया गया कि ये जो वर्कर थे वो महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जोन है, कॉरपोरेशन है, वहाँ पे काम करते थे जालना डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों। तो ये वहाँ से आ रहे थे, उसकी वजह से मौत हो गई है। दोस्तों हमको ध्यान देना है कि सरकार को कोशिश करना चाहिए कि जो माइग्रेंट्स वर्कर है उनको सुविधा प्रदान की जाए और उनके जो वेलफेयर है, उनके कल्याण के लिए नीतियाँ बनाई जाए दोस्तों। क्योंकि जो आपदा होती है, महामारी होती है, उसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट दोस्तों जो गरीब व्यक्ति होता है, जो वंचित वर्ग के लोग होते हैं, उनको ही उठाना पड़ता है दोस्तों। ये बहुत दुखद घटना है और इससे आप ये समझ सकते हो कि इंडिया में माइग्रेंट्स की कितनी बड़ी प्रॉब्लम है और जब कोई आपदा आती है तो उनके सामने कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है दोस्तों। आगे न्यूज है कि जो ग्रीन ट्रिब्यूनल है, जैसे आपने कल अखबार में पढ़ा होगा कि, और हमने डिस्कस भी किया था कि जो विशाखापट्टनम की LG पॉलीमर्स लिमिटेड कंपनी थी, वहाँ से स्टाइरिन गैस का लीकेज हो गया था। उसकी वजह से काफ़ी लोगों की जान चली गई थी दोस्तों। और हम ये बोलें कि ये जो ग्रीन ट्रिब्यूनल है, जो NGT है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, उसने आदेश दिया है कंपनी को कि आप 50 करोड़ रुपए डेवलप कराइए, डिपॉजिट कराइए, सो दैट इस पैसा का उपयोग जो पीड़ित हैं, जो घायल हैं, जो मरे हुए लोग हैं, उनके परिवारों के वेलफेयर के लिए यूज किया जा सके दोस्तों। हम इस न्यूज़ को GS2 में सामाजिक न्याय से जोड़ के देख सकते हैं, साथ में GS3 पर्यावरण में और आपदा प्रबंधन में जो सेक्शन है जहाँ पे हम रासायनिक आपदा इनके बारे में डिस्कस करते हैं, तो वहाँ पे भी इसको जोड़ा जा सकता है दोस्तों। अब बात करेंगे कि एक्चुअली हुआ क्या था, कि जो गैस लीकेज हुआ है उसके बाद में
पांच मेंबर की कमेटी है, उसको इसकी जांच करने के लिए दोस्तों कोर्ट ने अभी नियुक्त किया है। उसके बाद में जो एनजीटी के चेयरपर्सन है फिलहाल के आदर्श कुमार गोयल, उन्होंने एक नोटिस जारी किया है दोस्तों आंध्र प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सीपीसीबी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और जो पर्यावरण मंत्रालय दोस्तों, उनको बताया कि आप इसके बारे में जांच कीजिए और क्या क्या दिक्कतें हुई थी उनको आप सामने लेकर आइए और जो पीड़ित है उनको मुआवजा देने का कोशिश कीजिए। इसके बाद में स्टायरीन गैस में एक्चुअली ये है कि रूल्स में इसको डिफाइन नहीं किया गया था कि हैजार्डस केमिकल है दोस्तों, लेकिन कहीं ना कहीं ये जरूर बरतना था, आपको सेफ्टी के लिए प्रिवेंशन जरूर बरतना था दोस्तों, इसमें सावधानी बरतनी थी। लेकिन इसमें यह दिखाई दिया कि फेलियर टू कंप्लाई विद रूल्स एंड अदर स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, कि ये रूल फॉलो नहीं किए गए दोस्तों कि स्टायरीन गैस और कितनी खतरनाक है और इसके लिए क्या क्या सुरक्षा उपाय किए जाने चाहिए, तो इसको फॉलो नहीं किया गया। अब एक्चुअली दोस्तों ये न्यूज है कि जो इस कंपनी को कोर्ट ने ये आदेश दिया है वो किस कॉन्सेप्ट के तहत, किस न्याय के तहत दिया गया दोस्तों। एक कानून था 19वीं सेंचुरी का कानून है दोस्तों, वो है इंग्लिश लॉ, जो अंग्रेज है उनका लॉ है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। उसका मीन्स है कि अगर आप कोई फैक्ट्री है और आपकी वजह से हादसा होता है तो आपको मुआवजा देना पड़ेगा जो पीड़ित व्यक्ति हैं। और ये भारत में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1986 में इसको रिडंडेंट मीन्स लागू किया गया था दोस्तों। मैं बताना चाहता हूं कि 1984 में भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी। उसके बाद में पीएन भगवती जो हमारे चीफ जस्टिस हैं, जिन्होंने पीआईएल लागू करवाया था, उन्होंने बताया कि जो कॉरपोरेशंस हैं उनको फुली लायबल मीन्स पूरा जिम्मेदार बनाया जाएगा कि जो इनोसेंट सिटीजन्स है उनको सफर ना करना पड़े। तो कॉन्सेप्ट आया कि स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, उसके साथ साथ एक कॉन्सेप्ट है एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। दोस्तों स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी प्रिंसिपल वो ये बोलता है कि ए पार्टी इज नॉट लाइबल एंड नीड नॉट पे कंपेंसेशन if a hazardous substance escape its premises by accident or act of God among other circumstances। तो दोस्तों स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, लेकिन एब्सोल्यूट लाइबिलिटी ये बात करता है दोस्तों कि अगर ऐसा होता है तो कॉरपोरेशन को पूरा मुआवजा देना पड़ेगा। लेकिन स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी बोलता है कि एक्ट ऑफ गॉड की वजह से अगर होता है, अगर एक्सीडेंट की वजह से होता है तो उसको मुआवजा नहीं चुकाना पड़ेगा। लेकिन एब्सोल्यूट लाइबिलिटी अगर होता है वो बोलता है कि आपको पूरा मुआवजा चुकाना पड़ेगा दोस्तों। और आपको अगर पूछा जाए कि केस कब था, लाइबिलिटी कब स्थापित हुई, तो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का केस था वो 1868 में ब्रिटेन में हुआ था। रिलैंड वर्सेज फ्लेचर केस था दोस्तों। उन्होंने प्रोवाइडेड कंपनीज विद सेवरल एग्जेम्पशंस फ्रॉम अज्यूमिंग लाइबिलिटी। दोस्तों उन्होंने बताया कि स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में एक्चुअली पहले क्या होता था कि अगर ऐसी घटना होती थी तो उद्योगपतियों को पूरा मुआवजा चुकाना पड़ता था, इसकी वजह से उनको काफी नुकसान होता था। तो वो लोग गए कोर्ट ने बोला कि अगर एक्सीडेंट या एक्ट ऑफ गॉड की वजह से, कि भगवान ने कोई काम किया, जैसे आपदा आ गई, कोई मान लो जैसे सुनामी की वजह से लीकेज हो गया, तो उसमें आपको मुआवजा नहीं चुकाना पड़ेगा। लेकिन अगर एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का केस लागू होता है, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, तो आपको पूरा मुआवजा चुकाना पड़ेगा। और दोस्तों इसमें यह बताया गया कि जो प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट लाइबिलिटी है वो राइट टू लाइफ का पार्ट है दोस्तों। हमारे संविधान में आर्टिकल 21 है, वो राइट टू लाइफ बताता है कि आपके पास जीवन जीने का अधिकार है और जीवन जीने के साथ साथ सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार है। इसलिए अगर आप इनोसेंट सिटीजन है और आपके साथ ऐसी घटना होती है तो आपको मुआवजा पाने का अधिकार, आपको सुरक्षा पाने का पूरा अधिकार है। तो आप इसको जोड़ के देख सकते हो। इसमें 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है कि ग्रीन ट्रिब्यूनल क्या है, साथ साथ में स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी क्या होती है, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी क्या होती है, और साथ साथ में अगर आपदा आती है, रासायनिक आपदा, तो उस टाइम पे आपको कौन कौन सी चीजों को अप्लाई करना चाहिए। साथ साथ में राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 है। ये इस न्यूज में इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको ध्यान रखना चाहिए। अब अगर आगे बात करें तो मूडीज जो एक रेटिंग एजेंसी है, किसी देश के बारे में रेटिंग जारी करता है कि वहां पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वहां पे आर्थिक व्यवस्था कैसी चल रही है, तो उसके बारे में रेटिंग जारी करता है मूडीज। इसके अलावा जो S&P है और फिच है वो भी 2 रेटिंग एजेंसी है। तो इस जो मूडीज है, ये रेटिंग एजेंसी ने बोला है कि इंडिया की जो रेटिंग है वो डाउनग्रेड हो सकती है दोस्तों। उन्होंने नेगेटिव आउटलुक बोला है। नेगेटिव आउटलुक का मतलब ये है कि अपग्रेड इज अनलाइकली इन द नियर टर्म, कि भविष्य में जो इंडिया की रेटिंग है, और इंडिया की रेटिंग बताएगी है BBA2 एंड दैट इज द
लोवेस्ट इन्वेस्टमेंट ग्रेड, कि ये जो लोवेस्ट इन्वेस्टमेंट ग्रेड है उसमें भी नीचे जाने की है, और भारत भविष्य में क्या पता ऊपर रिकवर ना कर पाए। तो नेगेटिव आउटलुक है, मतलब इसकी जो प्रोस्पेक्ट है, संभावना है, वो नकारात्मक बताई जा रही है। और उसकी वजह से क्या है कि इंक्रीजिंग रिस्क दैट इकोनॉमिक ग्रोथ विल रिमेन सिग्निफिकेंटली लोअर, की मीन्स इसका मतलब यह है कि फ्यूचर में जो भारत की अर्थव्यवस्था के विकास की दर है वो नीचे रहने की संभावना है। और यह है कि अगर ऐसा जारी रहा तो रेटिंग को नीचे और किया जा सकता है दोस्तों। और बोला कि ये पॉजिटिव हो सकता है रेटिंग अगर जो फिजिकल मैट्रिक्स है, कि जो राजकोषीय घटनाक्रम है, टैक्सेज हैं, सरकार की पॉलिसी है, सरकार पे कितना कर्जा है, उन चीज़ों में अगर एक मजबूती देखने को मिलती है समय के साथ, तो दोस्तों इस रेटिंग में पॉजिटिव परिवर्तन आ सकता है, सकारात्मक परिवर्तन आ सकता है। लेकिन अभी के लिए दिखाई नहीं दे रहा कि भारत की अर्थव्यवस्था में कोई सकारात्मक संकेत है और उसकी रेटिंग में कोई सकारात्मक परिवर्तन आने वाला है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ रेटिंग एक्चुअली क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर किसी राष्ट्र की रेटिंग अच्छी होती है, किसी देश की रेटिंग अच्छी होती है, तो वहाँ पे बाहर से इन्वेस्टमेंट काफ़ी आता है दोस्तों। वहाँ पे बाहर से लोग अपनी कंपनी का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, और इन्वेस्टमेंट से दोस्तों आर्थिक और सामाजिक विकास होता है। और भारत जैसे देश में जहाँ पे पूंजी की काफ़ी कमी है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की काफ़ी जिम्मेदारी है, काफ़ी आवश्यकता है दोस्तों। और मेक इन इंडिया प्रोग्राम है, और वो तो पूरा इन्वेस्टमेंट पे आधारित है, एफडीआई पे आधारित है दोस्तों। तो रेटिंग अच्छी होना बहुत जरूरी है दोस्तों। अगली बार बात करते हैं कि जो ये इसकी वजह क्या है दोस्तों नीचे रेटिंग की। इसकी है कि जो रूरल हाउस होल्ड है, जो ग्रामीण परिवार हैं, साथ में वीक जॉब क्रिएशन है। इसका मतलब है कि जॉब क्रिएशन नहीं हो पा रहा। साथ में जो क्रेडिट कंच है, जो एनबीएफसीज है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उनके पास ऋण देने के लिए पैसा नहीं है दोस्तों। तो ये चीज़ें हैं, इसकी वजह से भारत की रेटिंग नेगेटिव बताई जा रही है। और साथ में जो कोविड-19 है उसके प्रभाव की वजह से भी भविष्य में काफ़ी संकट आने की संभावना है। अगर मूडीज़ के बारे में बात करें तो दोस्तों मूडीज इन्वेस्टर सर्विस एक अमेरिकन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है दोस्तों। उसने बोला है कि मूडीज कट फाइनेंशियल 21 ग्रोथ फोरकास्ट टू 0%। इसने बोला है कि भारत की जो फोरकास्ट है ग्रोथ रेट की, जो आर्थिक विकास की दर है, वो 21 में 0% रहने की संभावना है दोस्तों। तो ये काफ़ी चिंताजनक बात है। तो भारत सरकार को प्रयास करना चाहिए कि जो कोविड-19 है और जो इकोनॉमिक स्लो डाउन है, आर्थिक जो मंदी आई थी, उन दोनों के प्रभाव को कम से कम करे। तो यही बात है कि पहले जो भारत का जो रेटिंग एजेंसी स्टेबल था कि भारत ठीक है अच्छा कर रहा है, लेकिन उसको बाद में नेगेटिव में पलट दिया गया नवंबर 2019 में दोस्तों। ओके, तो ये बोल सकते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था के जो संकेतक हैं, जो सेहत है अर्थव्यवस्था की, वो अच्छी दिखाई नहीं दे रही है दोस्तों। और ये रेटिंग एजेंसी इस चीज को दर्शा रही है। तो आगे अगर आर्टिकल की बात करें दोस्तों, एक हिंदू का आर्टिकल है, द हिंदू का, वो है कंटेम्प्ट फॉर द लेबर। दोस्तों आपने न्यूज़ सुना हो कि यूपी सरकार है, उसने 3 साल के लिए ऑल लेबर लॉज को सस्पेंड कर दिया है, कुछ को छोड़कर, जैसे अबोलिशन ऑफ चाइल्ड एंड बॉन्डेड लेबर, वीमेन एम्प्लॉइज, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एंड पेमेंट ऑफ वेजेस बिसाइड कंपेंसेशन टू वर्कमैन टू एक्सीडेंट वाइल ऑन ड्यूटी। दोस्तों इन कुछ प्रोविजंस को छोड़ करके यूपी सरकार ने जितने भी लेबर लॉज हैं उनको सस्पेंड कर दिया है। एक्चुअली अब आप पूछना चाहोगे कि लेबर लॉज क्यों इंपॉर्टेंट है, तो हम ये बात करना चाहते हैं कि ये कोई लेबर है, ये कोई इंडस्ट्री है दोस्तों। तो इंडस्ट्री उनके बीच में संबंध होते हैं दोस्तों, ये इनको पेमेंट करता है, इनको काम करता है, इनको हड़ताल का अधिकार होता है, साथ में इनको सुरक्षा पाने का अधिकार होता है वर्कर को, कि मैं अगर काम कर रहा हूं दोस्तों तो मुझे कुछ अधिकार हैं। तो उन अधिकारों की सुरक्षा के लिए दोस्तों लेबर लॉज बनाए जाते हैं कि जो श्रमिकों का शोषण नहीं हो। और हमारे आर्टिकल, जो संविधान का आर्टिकल 23 है, 23 बोलता है कि श्रमिकों का शोषण के विरुद्ध अधिकार दोस्तों ये है। आर्टिकल 24 है जो चाइल्ड लेबर को रोकता है दोस्तों। तो ये सारी चीजें हैं, इनको रोकने के लिए लेबर लॉज बनाए गए। ये बोला कि यूपी सरकार ने और साथ साथ एमपी सरकार ने भी एक प्लान किया है कि बूस्ट टू बिजनेस को बूस्ट करने के लिए और इंडस्ट्री को अच्छा करने के लिए उन्होंने फैक्ट्रीज एक्ट के कुछ प्रावधान है उसमें चेंज कर दिया दोस्तों। उन्होंने बोला कि जो वर्किंग हावर्स हैं, जो मजदूरों के काम कर रहे हैं घंटे, और 12 हावर्स तक जा सकते हैं दोस्तों। और जो ये काम किया गया वो सेक्शन 5 है फैक्ट्रीज एक्ट का, उसमें उसके माध्यम से किया गया, विच परमिट्स एग्जेम्पशन फ्रॉम इट्स प्रोविजंस फॉर 3 मंथ्स दोस्तों।
इसमें यह बताया गया है सेक्शन 5 में कि अगर कोई पब्लिक इमरजेंसी होती है तो उस टाइम पे इस एक्ट के सेक्शन 5 में बताया गया है कि इसके प्रावधानों को सस्पेंड किया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है। अर्थात जो वर्कर्स को 8 घंटे का मैक्सिमम पीरियड होता है काम करने का, उसको बढ़ा के 12 घंटे किया जा सकता है। लेकिन इसमें एक बात है, इसमें जो एक शर्त दी गई वो ये है कि एग्जेम्पशन कैन बी गिवन ओनली ड्यूरिंग ए पब्लिक इमरजेंसी डिफाइंड इन ए लिमिटेड वे। लिमिटेड वे में ही इसको लागू किया जा सकता है। कब? जबकि थ्रेट टू सिक्योरिटी हो, सिक्योरिटी को थ्रेट हो ड्यू टू वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन। इसमें कहीं भी महामारी की बात नहीं की गई। तो इस बात में यह है कि अगर स्टेट ऐसा काम करते हैं तो उनको सेंट्रल की परमिशन, सेंट्रल जो गवर्नमेंट है उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। और ये एडिटोरियल में बताया जा रहा है कि सेंट्रल शुड नॉट अलाउ एग्जेम्पशन फ्रॉम वेलफेयर लॉज, कि जो लेबर लॉज हैं, वेलफेयर लॉज हैं, उनको सस्पेंड करने की सरकार को अनुमति नहीं देनी चाहिए। और ये बोला गया कि ये अमोरल है और अच्छा नहीं है कि ऐसे एग्जेम्पशंस देना दोस्तों। इसके बाद में है कि ये भी है कि कोविड-19 की वजह से जो बिजनेस है और इकोनॉमिक एक्टिविटीज है काफ़ी प्रभावित हुई है। उनकी वजह से कई बिजनेस बंद हो गए हैं। लेकिन दोस्तों हमको वर्कर्स के वेलफेयर पे जरूर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि उनका वेलफेयर है वो संवैधानिक जो प्रतिबद्धताएं उनके अकॉर्डिंग है दोस्तों। अगर इसमें आगे बात करें दोस्तों तो रिपोर्ट ये बता रही है कि यूपी और एमपी के करने के बाद में कई और स्टेट हैं जो उनके एग्जाम्पल को फॉलो करने की कोशिश करें। इसका मतलब है कि लेबर लॉज को वो कर रहे हैं, वो सस्पेंड करने का कोशिश कर रहे हैं। तो चेंजन इन मैनर विच लेबर लॉज ऑपरेट इन द स्टेट में रिक्वायर्ड द सेंटर्स असेंट। बोला कि लेबर लॉज में अगर आपको परिवर्तन करना है स्टेट को, तो आपको सेंट्रल का परमिशन लेना पड़ेगा। इसमें यह है कि सेंट्रल परमिशन नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? क्योंकि सेंट्रल जो गवर्नमेंट है, जो केंद्रीय सरकार हमारी केंद्र सरकार है, वो कोशिश कर रही है कि जितने भी लेबर लॉज है, जितने भी श्रमिक कानून हैं, उनको 4 कोड में परिवर्तन कर दिया जाए। ठीक है, 4 कोड में परिवर्तन कर दिया जाए कि 4 कोड बनाए जाए। पहला है कि वेजेज के लिए, वेतन के लिए, फिर इंडस्ट्रियल रिलेशन के लिए कोड बनाना चाहिए, फिर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी के लिए कोड है, फिर एक है हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस के लिए। जितने भी श्रमिक कानून है उनमें एक रूपता लाने के लिए, वहां पे कंफ्यूजन करने के लिए जितने भी लेबर लॉज है उनको 4 कोड्स में कि केवल 4 कोड लागू, जैसे आईपीसी है जो इंडियन पिनल कोड है, वैसे ही 4 कोड बन जाएंगे श्रमिक कानूनों के, सो दैट वहां पे कंफ्यूजन कम हो, वहां पे जो प्रोविजंस वो आसानी से समझ में आए। तो इसी वजह से हम ये बोल सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो इतना रिफॉर्म्स कर रही है उसको वर्कर्स के जो खिलाफ जो काम किए जा रहे हैं वहां पे इनको परमिशन नहीं देनी चाहिए दोस्तों। उसमें यह भी है कि जैसे हमने देखा है कि हेल्थ क्राइसिस के दौरान शुरुआत में दोस्तों केवल इकोनॉमिक क्राइसिस पे ध्यान दिया गया दोस्तों, वर्कर्स की कंडीशन पे ध्यान नहीं दिया गया। तो ये बोल रहा है कि कम से कम भी जो वर्कर्स है उनकी सेहत को अच्छा बनाने के लिए, उनके वेलफेयर को, उनके कल्याण को अच्छा करने के लिए कोशिश करना चाहिए और लेबर लॉज में सुधार करने की कोशिश करना चाहिए, ना कि उनको सस्पेंड करने की कोशिश करना चाहिए। तो आगे आर्टिकल है दोस्तों, आगे न्यूज में अगर देखें तो वो है। और दोस्तों अगर हम ये बात करें कि जो ये लेबर लॉज है वो किससे संबंधित है, ये न्यूज है वो किससे संबंधित है, हम बोल सकते हैं कि जो GS2 है, सोशल इश्यूज है, और GS3 का जो इकोनॉमीज है, लेबर रिफॉर्म्स है, उससे हम इसको जोड़ के देख सकते हैं। उसके बाद में जो एक न्यूज आई है वो है अपग्रेड ऑफ 37 डिफेंस एयरफील्ड जोन, कि जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जो एयरफील्ड्स हैं जहां से उड़ानें भरी जाती हैं, वहां के जो एयरफील्ड्स हैं उनको अच्छा करने की कोशिश करना चाहिए, अपग्रेड करने का कोशिश करना चाहिए। इसके बाद में अगला न्यूज है IR से रिलेटेड। उसमें है कि इंडिया और जापान कोविड-19 के बाद में एक दूसरे के विकास के लिए ग्लोबल पार्टनरशिप के आधार पर काम करने वाले हैं। दोस्तों हम देख सकते हैं कि इंडिया और जापान की जो दोस्ती है, उनका कोऑपरेशन, उनका सहयोग है, वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। कई क्षेत्रों में एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं, जैसे अभी पढ़ा होगा आपने, क्वाड पढ़ा होगा। उसके अलावा जो भारत की बुलेट ट्रेन है, भारत का स्मार्ट सिटी शहर है, जो भारत का डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर है, कि जो रेलवे के लिए जो माल भाड़ा परिवहन के लिए जो गलियारा बनाया जा रहा है, उसमें भारत
जो भारत के सहयोग में जापान काम कर रहा है, नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट में जापान काफ़ी काम कर रहा है दोस्तों। तो ये बातें ये दर्शाती है कि जापान और इंडिया कैसे एक दूसरे का साथ निभाते जा रहे हैं। इसके बाद में ये है कि एक IR की एक और न्यूज़ है जिसको हम जोड़ सकते हैं कि भारत का जो पड़ोसी देश श्रीलंका है और भारत की एक नीति है नेबरहुड फर्स्ट। दोस्तों भारत की नीति है नेबरहुड फर्स्ट का मतलब यह है कि जो भारत के नेबर्स हैं, जो नेबर्स हैं वो सबसे पहले आते हैं भारत के लिए। तो इसी कड़ी में जो इंडिया है उसने इसेंशियल मेडिसिन का जो अनिवार्य मेडिसिन है उसको कोलंबो में भेजा है। दिस इज द फोर्थ कंसाइनमेंट। तो भारत हमेशा से अपने पड़ोसी देशों का सहयोग करता रहा है कई चीज़ों में, और कोविड-19 के दौरान जो भारत है वो कई देशों को अपना सहयोग प्रदान कर रहा है। भारत एक जो फार्मेसी सेक्टर है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर, दवाई का क्षेत्र है, वहाँ पे एक लीडिंग एक्सपोर्टर है। मीन्स भारत का एक्सपोर्ट काफ़ी होता है, भारत में दवाइयों का उत्पादन काफ़ी होता है, खासकर जो जेनेरिक मेडिसिन होती है। और भारत ने इसी दृष्टि से हेल्प करते हुए 12.5 टन गिफ्ट के तौर पर कंसाइनमेंट भेजा श्रीलंका में। और ये जो भारत का नज़रिया है, भारत का जो एक कदम है, वो भारत की सॉफ्ट डिप्लोमेसी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सॉफ्ट डिप्लोमेसी मतलब कि बिना ताकत के, बिना आपको डराए धमकाए जो पॉलिसी अपनाई जाती है इंटरनेशनल रिलेशनशिप में, उसको सॉफ्ट पॉलिसी बोलते हैं, सॉफ्ट पावर बोलते हैं दोस्तों। और ये जो कदम है वो सॉफ्ट पावर में काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो दोस्तों आपको देखना चाहिए इंडिया और श्रीलंका के जो रिलेशन है वो कैसे हैं और ये कदम कैसे प्रभावित कर सकता है, आपको उसका एनालिसिस करने की कोशिश करना चाहिए। दोस्तों ये था आज का डिस्कशन हमारा। दोस्तों मैं कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छी से अच्छी न्यूज़ का एनालिसिस यहाँ पे प्रदान किया जाए। और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं आगे भी वीडियोस बनाता रहूँगा, लेकिन मैं थोड़ा बिजी हूँ और बिजी शेड्यूल की वजह से क्या पता कई बार वीडियो ना बन पाए। लेकिन आप हमेशा अपने लाइक्स और कमेंट्स के द्वारा मुझे उत्साहित करते रहें। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं प्लान कर रहा हूँ कि जो जीएस के जो कठिन टॉपिक्स हैं उनके कुछ कॉन्सेप्ट्स पे वीडियो बनाई जाए, जिनको मैं कॉन्सेप्ट टॉक्स का नाम दूंगा दोस्तों। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा और आप फ्यूचर में कौन कौन से कॉन्सेप्ट पे वीडियो देखना चाहते हो दोस्तों। तो और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, सो दैट आपको अपडेट मिल जाए। दोस्तों मैं जो काम कर रहा हूँ, एनालिसिस करने काम कर रहा हूँ, वो केवल आपके लिए कर रहा हूँ दोस्तों। तो आपको फ़ायदा होना चाहिए और आपके अच्छे के लिए मैं काम कर रहा हूँ। तो आपका सुझाव देना और आपके सुझाव हैं वो मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मेरे लिए काफ़ी महत्व रखते हैं दोस्तों। तो आप सुझाव दीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आती है, कोई कमी महसूस होती है, तो आप मुझे बताइए, मैं अगली वीडियो में उसको अच्छा करने की कोशिश करूँगा। दोस्तों आज का वीडियो डिस्कशन यही था। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।